जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं मैथमेटिक्स के, यानी गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं। आपके आरआरबी यानी रेलवे में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को लेकर आए हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आपको अंतिम तक बने रहना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन प्रश्नों को करने के लिए हम आपको इनका कॉन्सेप्ट भी देंगे और साथ में इनका ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे इन प्रश्नों को कम समय में हल करेंगे आप लोग। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। दिया है यहाँ पर, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बड़े गौर से समझिएगा। हमारे पास क्या दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है यानी द्विघात समीकरण दिया है। कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए इसके मूल हमको अल्फा और बीटा दिए हैं, तो सबसे पहले तो हम इनका मूल निकालेंगे। तो मूल निकालने का जो ट्रिक होता है वो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी नहीं है ना, तो आप बस लास्ट वाले को पकड़िए। लास्ट वाला हमारा क्या है? प्लस 6 है, तो प्लस 6 है ना, प्लस 6। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, प्लस 6 है तो प्लस 6 है। इसका अर्थ ये हुआ कि जोड़ने पर। अब क्या जोड़ने पर, इसको भी समझिए। इस 6 को हम ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, जिनको जोड़ने पर प्लस है तो जोड़ने पर क्या आ जाए, बीच वाला आ जाए यानी 5 आ जाए। ठीक है, तो 6 को कैसे तोड़ेंगे दो गुणनखंड में, तो हम इसको 6 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 6 और 1 को जोड़ने पर 5 तो आएगा नहीं। तो हम 6 को क्या तोड़ेंगे, 2 और 3 में तोड़ देंगे, यानी 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी 2 और 3 को गुणा करने पर 6 आ जाएगा और 2 और 3 को जोड़ने पर 5 हमारा आ गया। अब देखिए आगे क्या करना है। ये जो 5 के बगल में जो चिन्ह है ना, इस चिन्ह को हमेशा बड़े वाले के साथ रखना है। यहाँ पे चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, तो हम क्या करेंगे, इस चिन्ह को बड़े वाले के साथ रखेंगे यानी 3 के साथ। ठीक ना, बड़ा वाला गुणनखंड क्या है, 3 ही है, तो इस चिन्ह को उठाकर हम यहाँ रख दिए। अब देखिए जोड़ने पर है, तो जुड़ता कब है, जब दोनों चिन्ह एक ही जैसा होता है। तो जुड़ेगा कब, जब दोनों चिन्ह एक ही जैसा होगा। ये तो माइनस हो ही चुका है, अब इसी के जैसा दूसरे वाले का भी चिन्ह होना चाहिए, यानी ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा ये। ठीक है, अब इसके मूल कैसे निकालेंगे, तो मूल निकालने के लिए बस इनका दोनों का चिन्ह बदल दीजिए। तब मूल क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा +2 और इसका भी चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा +3। यानी एक मूल अल्फा हमारा कितना आ गया, +2 आ गया, और बीटा हमारा +3 आ गया। 2 मूल भाई दिया है ना, अल्फा और बीटा, तो यही तो 2 मूल निकल कर आए हैं, 2 और 3, तो एक अल्फा एक बीटा हो गया। अब बस इसमें रख दीजिए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो अल्फा का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, प्लस बीटा का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 9, और माइनस अल्फा इंटू बीटा यानी 2 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 6। देख लीजिए 9 4 13, 13 में से 6 गया, 7 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो भी आपके ऑप्शंस में दिया रहता वहाँ पर आप इसको टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा मूल कैसे निकाले जाते हैं। आपको शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, तो उसका विकर्ण क्या होगा। ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पर एक वर्ग बना लेते हैं। देखिए ये है हमारे पास एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो चारों भुजाएं, अगर हम एक भुजा ए लेते हैं तो चारों भुजाएं ए हो जाएंगी, है ना। परिमाप का अर्थ होता है कि चारों तरफ का माप क्या होगा। तो देखिए चारों तरफ को जोड़ दीजिए, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कितना हो जाएगा, टोटल 4a हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, जहाँ a है भुजा उसकी, है ना। और यही चीज़ आपको दे रखा है कितना, 44 सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ से एक भुजा कितनी आ जाएगी, तो एक भुजा देख लीजिए 4 से इसको काटेंगे तो ये 11 चौक 44 यानी 11 आ जाएगा। तो एक भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर आ गई। अब विकर्ण पूछा जा रहा है, तो विकर्ण हमारा कुछ इस तरीके से होगा, है ना, ऐसे बनेगा। ये हो गया हमारा विकर्ण। ठीक है, तो जो विकर्ण होता है आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी निकाल सकते हैं। तो ए दोनों जगह है, तो ये कितना हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा √2 × a। तो ध्यान रखिएगा
वर्ग का विकर्ण, ठीक है, वर्ग का विकर्ण जो होता है यहाँ पर डायगोनल है ना, विकर्ण ये होता है हमारा √2a, ठीक है, √2 इंटू a, ये हो जाता है हमारा वर्ग का विकर्ण। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है, यानी वर्ग की भुजा कितनी है 11, तो 11 और ये √2, तो यानी ये हो जाएगा 11√2 सेंटीमीटर। तो वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 11√2 सेंटीमीटर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट और ये जो प्रश्न है ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। बढ़े हम लोग आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपके सामने। अब ये जो प्रश्न है ये है सरलीकरण के, यानी सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। तो सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों को आप बहुत ही सरल तरीके से और कम समय में बनाया करिए, है ना। देखिएगा क्या तरीका है इसका। सबसे पहले तो आपको वैल्यूज़ थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, है ना। तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। कैसे आता है ये भी हम बताते हैं, है ना। हमारे पास क्या है 25%, यहाँ पर भाई 25% बोला है, 25% बोला है, 40% बोला है, x%, तो ये तो परसेंट में है ही, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। अच्छा यहाँ पर है ना 25% का वैल्यू कितना होता है 25 और बटे, भाई परसेंटेज को जब हटाते हैं तो परसेंटेज के स्थान पर लग जाता है बटे में 100। तो देख लीजिए 25 से इसको काटेंगे तो 25 एक कम 25 और 25 चौको 100, यानी 1/4। तो 25% को अगर फ्रैक्शन में हम लोग बदलेंगे तो 1/4 आएगा। अब आगे सुनिए, यहाँ पर जो 40% है इसका वैल्यू होता है 2/5, है ना। 40% का वैल्यू होता है 2/5। वैसे ही करेंगे यहाँ पर 40/100 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस जब करेंगे ना आप तो ये याद होता जाएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 और यहाँ पर 2 पंचे 10। तो देख लीजिए 40% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 2/5 आ जाएगा। चलिए यही काम यहाँ पर करते हैं। अब ये चीज़ें याद होती तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो देखिए 120 का मतलब होता है गुणा, और 25% का मान 1/4, तो ये हो गया 1/4 प्लस यहाँ पे है 380 और गुणे 40% का मतलब 2/5, तो ये हो गया 2/5 बराबर इधर है 637 का मतलब गुणा x% यानी बटा में 100, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अब क्या करना है यहाँ पर देखिए 4 से ये कट जाएगा, 4 तियाँ 12 और 0 यानी 30, 30 एक कम 30, ये हो गया 30 एक कम 30 प्लस यहाँ पर देखिए इसको 5 से काट दीजिए तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 बचा 3, 5 छक्के 30 यानी 76। 76 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 7 दूना 14 140 और 6 दूना 12 यानी 140 और 12 हो जाएगा 152, है ना। तो ये हो गया 152 बराबर इधर क्या है 637 गुणे x और बटे में यहाँ पर है 100। अब इसको जो दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, है ना, और 5 3 8 और ये 182 बराबर इधर क्या है 637 गुणे x बटा के 100। अब देखिए क्या कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लगभग तो कुछ भी नहीं कट रहा है। इसको इधर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 18200 और ये गुणा में है तो इधर आके बटे में हो जाएगा यानी 637 हो जाएगा बराबर x, यानी x का वैल्यू इतना आ जाएगा, यही हमारा उत्तर होगा, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर कितने सरल तरीके से हमने इस प्रश्न को किया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न पर। चलिए अब इस प्रश्न को देखेगा। ये लाभ और हानि का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, हमेशा ही आ जाते हैं, बेईमान दुकानदार वाला, ठीक है। देखिए प्रश्न को पढ़िएगा। यहाँ पर दिया है एक बेईमान दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। 1 किलो के स्थान पर 950 यानी 950 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। तो पूछा जा रहा है उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। भाई वो 1 किलो के स्थान पर आपको 985 ग्राम दे रहा है, यानी 1000 ग्राम नहीं दे रहा है, तो वो 1 किलो में कितना बचा रहा है। तो 1 किलो में उसे कितना लाभ हो रहा है बताइए, 50 ग्राम का लाभ हो रहा है कि नहीं, है ना। 1 किलो पर कितने ग्राम का लाभ हो रहा है,
50 ग्राम का लाभ हो रहा है, क्योंकि 950 ग्राम ही वो दे रहा है ना भाई। कोई भी सामान उसको देना चाहिए 1 किलो यानी 1000 ग्राम, लेकिन वो आपको 950 ग्राम का बाट प्रयोग करके आपको 950 ग्राम ही दे रहा है, लेकिन बता रहा है 1 किलो, है ना। तो उसको फायदा कितने का हुआ? 50 ग्राम का हुआ। लाभ कितने का हुआ? 50 ग्राम का हुआ। बस यही चीज़ यहाँ पर समझना था, ठीक है। तो देखिए 1000 के स्थान पर 1000 ग्राम के स्थान पर 1 किलो का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के स्थान पर वो आपको दे रहा है 950 ग्राम, है ना। तो उसे फ़ायदा कितना हुआ? उसे फ़ायदा हुआ 50 ग्राम का, लाभ हुआ 50 ग्राम का। किस पर, कितने पर लाभ हुआ? 950 ग्राम पर, ठीक है। और यहाँ पर उसको परसेंटेज में बदलना है, भाई लाभ कितना हुआ? 50 ग्राम का, किस पर, है ना, किस से? तो 950 ग्राम से, और इनटू में हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 100, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए। बस आ गया आपका, है ना। इसको काट दीजिए, देख लीजिए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे? 0 से 0 काट देंगे, और 5 एकम 5, 5 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 19 पंचे 95, है ना। तो 100/19 कितना हो जाएगा दोस्तों? 100/19 परसेंटेज। इसको आप आगे और भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 19 पंचे 95, बचा 5 तो दशमलव लग गया, 50 हो गया। 19 दूना 38, है ना, 19 दूना 38, और फिर यहाँ पर 12 बचा तो 20 हो जाएगा, और 19 छक्के ये 6 बार में लगभग कट जाएगा, यानी 5.26% का उसको क्या होगा? लाभ हो जाएगा, है ना भाई। देखिए यहाँ पर उसको लाभ कितने का हुआ? तो यहाँ पर लाभ देख सकते हैं, लाभ बताइए। लाभ अगर देखा जाए तो 1 किलो में उसको कितना का लाभ हुआ? उसको हुआ 50 ग्राम का लाभ, है ना। अब इसको परसेंटेज पे निकालना है, तो लाभ को हम ऊपर रखेंगे और बटे जिस पर, है ना, ये 950 ग्राम ही दे रहा है, तो इसी पर ना लाभ होगा उसको, ठीक ना, इस पर थोड़ी लाभ होगा। तो 950 बटे में हो जाएगा, और इसको चूंकि हम प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस आपका उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस तरह का प्रश्न अब जब भी आएगा आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए देखिएगा, अगला सवाल दिया है यहाँ पर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है, तो उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, है ना। समबाहु यानी बराबर भुजाएं, तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो ए तीनों भुजाएं हमने मान लिया ए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है यानी क्षेत्रफल जो होता है वो होता है दोस्तों, एरिया जो होता है वो होता है √3/4 a²। ए यहाँ पर क्या है? ए हमारा होता है भुजा, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक भुजा, ठीक है। अब चूंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो ए हो जाएंगे, तो एरिया कितना हो जाता है? √3/4 × a²। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा, बराबर यही आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 36√3। देख लीजिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, इधर a² को छोड़ दीजिए, है ना, इस 4 को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 36 × 4। देखिए इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर जाके वर्गमूल लग जाएगा, ये हो जाएगा 36 × 4। देखिए 36 का वर्गमूल 6 होगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी 6 दूना 12। तो एक भुजा कितनी आ गई दोस्तों? यहाँ पर ये आ गई 12 सेंटीमीटर। तो उस समबाहु त्रिभुज की भुजाएं जो होंगी वो 12-12 सेंटीमीटर की हो जाएंगे। तो ये सवाल भी आसान ही था, बस आपको फॉर्मूला यहाँ पर याद होता तो इस प्रश्न को आप आसानी से बना सकते थे। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़े हम लोग आगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है इसमें 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 309 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब 3 लगातार विषम संख्या है, विषम संख्याओं के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो विषम संख्या दोस्तों क्या होती हैं? जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सारी की सारी विषम संख्या है जो कि 2 से नहीं कटती हैं, है ना। तो 3 लगातार जैसे 5, 7, 9 हो गया, तो इन तीनों का योग कितना है? यहाँ पर 309 है। तो चलिए इसको देखिए कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं।
बहुत ही आसान सा प्रश्न है, नंबर सिस्टम का ये प्रश्न है। देखिए 3 लगातार विषम संख्या है, तो 3 यहाँ पर आप जगह छोड़िए, ठीक है। अब तीनों का योग क्या दिया गया है आपको, 309 दिया गया है, तो तीनों का टोटल आपको 309 दिया गया है ना। अब कितनी संख्या है, 3 संख्याएं हैं, तो इस टोटल को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 से जैसे ही डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 एक कम 3, फिर हुआ 0, 3 3 9, यानी 103 आ गया। अब ये जो 103 है ना, ये 103 हमारा बीच वाला संख्या होता है, तो 103 हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, है ना, 103। अब इसके आगे वाली जो विषम संख्या होगी वो कौन सी होगी, तो वो होगी हमारी 105, है ना। और इसके जस्ट पीछे वाला जो विषम संख्या होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, 101 हो जाएगा, है ना, क्योंकि दो का अंतर होता है विषम संख्याओं में। तो 103 के बाद अगला विषम संख्या 105 और 103 के पहले पिछला वाला विषम संख्या 101 हो जाएगा। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो इन तीनों लगातार विषम संख्याओं में सबसे बड़ी हो जाएगी हमारी 105, यानी इसका जो उत्तर होगा वो 105 हो जाएगा, ठीक है, ये उत्तर होगा। वहीं पर आपसे अगर पूछता कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी इन तीनों में से, तो वो कौन सी होती, 101 हो जाती। और इसमें प्रश्न ऐसा भी बनता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योगफल कितना होगा, है ना। 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 309 है, तो आपसे पूछ दिया जाता कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप निकाल सकते थे, 101 और 105 को जोड़ देते तो 206 आ जाता। तो इस तरीके से प्रश्न आपको बनता है। तो इस तरीके का कोई भी प्रश्न अगर आपको दे दे तो ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। जैसे 3 लगातार विषम संख्याएं हो गया, 5 लगातार विषम संख्याएं हो गई, है ना, 5 क्रमागत संख्याएं हो गई, तो आपको क्या करना है, जितनी संख्याएं बोले उससे आपको योग को डिवाइड कर देना है। जो भी हमारा सम दिया रहेगा ना, जैसे सम यहाँ पर 309 दिया है, 309 को 3 लगातार संख्याएं बोली है तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया, है ना। 5 लगातार विषम संख्याएं बोलता तो 5 से इसको डिवाइड कर देते। इस तरीके से करना है आपको। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का सवाल अब जब भी आएगा आप लोग बना लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपके सामने, a/b बराबर 3/4 और b/c बराबर आपको दे रखा है 5/2। तो आपसे पूछा जा रहा है a² + b² अपॉन a² - b² का वैल्यू क्या होगा, भाई बताइए यहाँ पर, है ना। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है, ये अनुपात और समानुपात का सवाल है, इन्हें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। आपको दे रखा है यहाँ पर a/b बराबर 3/4, यानी a अनुपात b का मान 3:4 दे रखा है। बटा का मतलब अनुपात ही होता है, आप ऐसा समझिए, है ना। तो a अनुपात b का वैल्यू आपको दे रखा है 3:4। वहीं पर b अनुपात c का वैल्यू दे रखा है, b अनुपात c का वैल्यू दे रखा है आपको यहाँ पर कितना, 5:2, है ना, 5:2। अब देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा। हमको यहाँ पर चाहिए a और b का वैल्यू, है ना, a और b का वैल्यू चाहिए, तब तो हम निकाल पाएंगे। तो देखिए एक काम करिए, यहाँ पर आप a, b और c इन तीनों का अनुपात निकालिए, है ना। इन तीनों का अगर अनुपात निकल जाएगा तो हमको a, b, c का मान निकल जाएगा। देखिए अब a, b और c का अनुपात कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। इन दोनों में देखिए क्या कुछ चीज़ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। कौन सा कॉमन है, b, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है ना, b तिरछे में कॉमन है। तो देखिए a का वैल्यू निकालने के लिए आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, a का वैल्यू यहाँ पर 15। फिर अनुपात b का वैल्यू, तो b का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो ये हो गया 20। फिर c का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 और 2 का, तो 4 दूना ये हो जाएगा 8। देख लीजिए a का वैल्यू 15, है ना, a का वैल्यू यहाँ पर 15, b का वैल्यू 20 और c का वैल्यू 8 हो जाएगा। बस आपको इस वैल्यू में रख देना है, इसमें इस इक्वेशन में, तो आपका आंसर आ जाएगा। a का वैल्यू 15, यानी a बराबर हमारा क्या है 15 और b बराबर है हमारे यहाँ पर 20, ठीक है। चलिए कर देते हैं यहाँ पर, तो रखेंगे इसमें
क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, है ना। यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, तो 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 20 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर 400 बटे कितना हो जाएगा 225 यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 400। तो देख लीजिए यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 6 यानी 625 बटा ये कितना हो जाएगा 400 में 225 घटाएंगे तो 175 आ जाएगा, है ना। लेकिन माइनस में आएगा तो 175 ये माइनस में होगा। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 25 से दोनों कट जाएंगे, देखिएगा कितना हो जाएगा 25 दूना 50, है ना। 25 दूना 50, हाँ ठीक है, 25 से इसको काटिए, 25 दूना 50 और फिर से 125, 25 पंचे 125 यानी 25 25 हम 625, इसको 25 से काटिए तो आप जानते हैं कि 25 नहीं हो, है ना, 25 चौको तो 100 होता है, फिर यहाँ पर अच्छा 25 सत्ते, ठीक है, 25 सत्ते 175, तो ये 7 बार में कट जाएगा यानी -25 बटा 7 आ जाता है इसका उत्तर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, -25 बटा के 7, ये हमारा उत्तर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर ज़रूरी ये था कि ए बी और सी का वैल्यू निकालना था, बाकी तो आप आसानी से कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए बढ़े हम लोग आगे अगले प्रश्न पर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये है हमारा मेंसुरेशन का प्रश्न यानी क्षेत्रमिति का। इसमें आपसे बोला जा रहा है एक बेलन की त्रिज्या कितनी दी गई है, आर बराबर यहाँ पर 9 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। चलिए, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, यानी बेलन की ऊंचाई h बराबर हमको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी होगी, है ना। तब दो चीज़ें होती है, एक बेलन का होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी किनारे किनारे का, और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों का सूत्र आपको याद होना चाहिए, तो आप आसानी से इनको बना सकते हैं। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। लेकिन वहीं पर अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें या संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h, ये तो होता ही होता है, और प्लस में ऊपर और नीचे दो हमारे सर्कुलर एरिया होते हैं उनका भी क्षेत्रफल जोड़ना होता है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 ठो सर्कल का एरिया और जुड़ जाता है। तो ये होता है हमारा टोटल, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, ये हो जाता है। याद रखेंगे इस चीज़ को, अगर आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे। चलिए, फिलहाल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू होता है 22 बटा के 7, तो ये होगा 22 बटा 7 इंटू आर है हमारा 9 और एच ये 14 दे रखा है। देखिए काट दीजिए, ये 7 दूना के 14, है ना। अब यहाँ पर गुणा करिए तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, है ना, ये 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 गुणे 9, है ना, 88 गुणे 9, इसको आप गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 880। 880 में से हम 88 घटाएंगे तो 880 में से 88 अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 792, है ना, 792। देख लीजिए कितने आसानी से हमने इसको कर दिया। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 8 72, 72 और 7 89, तो 792 आ गया, है ना। तो हमारा ये उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेंटीमीटर में दी गई थी तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाता है। अगर ये मीटर में दे रखी होती तो हमारा ये मीटर स्क्वायर में आ जाता, यानी वर्ग मीटर में। क्लियर हो गया बात। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न, ये प्रश्न है हमारा अलजेब्रा का, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है यहाँ पर, x + 1/x का वैल्यू 9 दे रखा है, तो आपसे x³ + 1/x³ का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए बहुत आसान सा तरीका है इसका। यहाँ पर ये दे रखा है, अगर हम इसको a माने, है ना, तो x + 1/x का वैल्यू a है, तो x³ + 1/x³ का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ये हो जाता है हमारा a का क्यूब -3a,
है ना, -3a इतना हो जाता है। तो बस यहाँ पर a का वैल्यू रख दीजिए, ये आ जाएगा आपका उत्तर। तो a का क्यूब यानी 9 का क्यूब और -3 इंटू a, तो 3 9 27 ये हो जाएगा। तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, अच्छा 9 दोनों में है तो 9 को कॉमन ले लीजिए, आसान हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, और क्योंकि 9 इसमें से कॉमन ले लिए तो 9 का स्क्वायर ही ना बचेगा, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस यहाँ से 9 कॉमन लिए तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो 9 गुणे ये कितना हो जाएगा, 81 में से आप इसको घटाएंगे 3 तो ये हो जाएगा 78, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9 8 72 का 2 हासिल 7, और 9 7 63 और 7 ये हो जाएगा 70, है ना, यानी 702 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 702 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक प्रश्न हम लोग यहाँ पर और देखते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न, एक द्विघात समीकरण के मूलों के योग -7 दिया है और गुणनफल 12 दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि समीकरण क्या होगा, भाई बताइए हमको, है ना। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास दो मूल है अल्फ़ा और बीटा, है ना, तो इनका योग क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, और इनका गुणनफल क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमको दे रखा है -7 और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है हमको 12। अब इस चीज़ को आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए एक तो डायरेक्टली आप फॉर्मूले में रख दीजिए, तो अगर अल्फ़ा और बीटा दो मूल दिए गए हों द्विघात समीकरण के, तो जो समीकरण होता है ना, समीकरण वो फॉर्मूला होता है उसका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये होता है हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला द्विघात समीकरण निकालने का। तो देखिए यहाँ पर सीधे तो वैल्यू रख देंगे हम लोग, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है -7, तो यहाँ पे हो जाएगा -7 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे रखा है 12, है ना, बराबर ये 0। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो x² माइनस माइनस प्लस 7x और प्लस 12 बराबर 0। ये आपका उत्तर हो जाएगा, यानी जो हमारा द्विघात समीकरण होगा वो x² प्लस 7x प्लस 12 हो जाएगा बराबर 0, है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, है ना, ये चीज़, ये वाला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के अंदर हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं जो कि आपके रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे में ही ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं, यानी हर जगह कोई भी एग्ज़ाम हो आपका कॉम्पिटिटिव, हर जगह ऐसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करिए, कॉन्सेप्ट को पकड़ कर करिए, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं होता है। आप ज़्यादा ट्रिक को लेकर चलेंगे तो आपको प्रश्न में अगर थोड़ा सा भी घुमाया ना तो आप बिना कॉन्सेप्ट के नहीं कर पाएंगे। ट्रिक के भरोसे आप उस प्रश्न को गलत करके आ जाएंगे। तो ट्रिक पे ज़्यादा मत फोकस करिएगा। हाँ, ट्रिक ज़रूरी है कम समय में करने के लिए, लेकिन साथ में कॉन्सेप्ट भी उसका सीखना ज़रूरी है, तो कॉन्सेप्ट भी पढ़ते रहिएगा। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए हमको। जय हिंद।